सम्राट को आचार्य की बात समझ नहीं आई। उसने अपने सिर की तरफ देखा तो एक पोटली रखी हुई थी। सम्राट ने उस पोटली को उठाकर कहा, मुझे नहीं पता आचार्य, ये क्या है? आचार्य ने कहा, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे सिर के पास क्या कर रही है? सम्राट बोला, हो सकता है कोई रखकर चला गया हो। आचार्य ने कहा, और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? सम्राट ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, आपको विश्वास तो करना ही होगा आचार्य, क्योंकि यह गुरुकुल आपका है। आपको पता होना चाहिए कि इस गुरुकुल में क्या हो रहा है और क्या नहीं। अगर एक सोते हुए बच्चे के सिरहाने कोई पोटली रखकर चला जाएगा तो यह आपकी लापरवाही है। आचार्य हैरानी से सम्राट को देख रहे थे। आचार्य ने थोड़ा अकड़ कर कहा, लेकिन सम्राट, रणविजय का कहना है कि यह पोटली तुमने चुराई है। ये पोटली रणविजय की है। सम्राट ने रणविजय को देखा और फिर आचार्य को देखकर कहा, आचार्य, क्या मैं आपको इतना मूर्ख नजर आता हूं कि मैं रणविजय की पोटली चुराकर अपने सिरहाने रखूंगा? और वैसे भी आपने गुरुकुल में कुछ नियम बनाए हैं जिसके चलते गुरुकुल में राजकुमार कीमती चीज लेकर नहीं आ सकते। तो फिर रणविजय यह पोटली लेकर क्यों आए थे? या मैं मान लूं आचार्य कि आपके लिए राजकुमारों के बने हुए नियम अलग हैं और मेरे भाई विराज के लिए नियम अलग। आचार्य हैरान थे। सम्राट ने कितने चालाकी से सारी बात आचार्य पर ही डाल दी थी। आचार्य ने कहा, चलो नहा लो, अभ्यास का समय हो गया है। इतना कहकर आचार्य जाने लगे तो पीछे पीछे रणविजय भी चलता हुआ बोला, आचार्य, इसने मेरी पोटली चुराई है और आप इसे दंड देने की बजाय उसे अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। आचार्य के कदम रुक गए। उसने पलटकर रणविजय को देखा और बोला, रणविजय, किसी को झूठे मामले में फंसाने के लिए भी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, जो तुम्हारे अंदर कम है। इतना कहकर आचार्य चले गए। वहीं सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुरुकुल में सभी राजकुमारों की शिक्षा होने लगी, लेकिन रणविजय अभ्यास में कम ध्यान देता था और लड़ाई झगड़े में ज्यादा। आचार्य रणविजय को ही देखते थे और समझ रहे थे कि रणविजय किसी भी परिस्थिति में विजयगढ़ का भावी राजकुमार बनने लायक नहीं है। लेकिन यह तो नियम था कि राजकुमार महाराज का ज्येष्ठ पुत्र ही बनता था। एक शाम आचार्य सभी राजकुमारों के साथ मैदान में मौजूद थे। सम्राट, अखंड, विराज और रणविजय चारों ही मौजूद थे और उनके साथ साथ और बहुत सारे बच्चे जो उनकी उम्र के थे वहीं मौजूद थे। आचार्य ने कहा, मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम सबने अब तक शिक्षा को कैसे ग्रहण किया है। तुम सब राजकुमारों को वह कुआं दिखाई दे रहा है। सब राजकुमारों ने पीछे पलटकर देखा तो एक कुआं था जहां से गुरुकुल के सारे शिष्य पानी का इस्तेमाल करते थे। आचार्य ने कहा, उस कुएं की बाल्टी को बिना हाथ लगाए जो मुझे कुएं में से पानी लाकर देगा वह प्रथम आएगा। यह सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह काम कैसे होगा। भला बिना बाल्टी को हाथ लगाए कुएं से पानी निकालना तो असंभव है। आचार्य ने कहा, क्या कोई भी इस परीक्षा को पूर्ण नहीं कर सकता? क्या कोई भी बाल्टी को हाथ लगाए बिना मेरे लिए पानी लाकर नहीं दे सकता? सम्राट ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैं ला सकता हूं आचार्य। ये सुनकर सबने हैरानी से सम्राट को देखा तो रणविजय बोला, आचार्य, ये तो आप छल कर रहे हैं। सम्राट हमसे सबसे बड़ा है, इसीलिए सम्राट को इस प्रतियोगिता का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए। आचार्य ने सम्राट को देखकर कहा, सम्राट, तुम अलग हो जाओ। सम्राट अलग जाकर खड़ा हो गया। आचार्य ने फिर से बच्चों को देखकर कहा, अब बताओ, क्या कोई भी मेरे लिए उस कुएं से पानी लाकर नहीं दे सकता? इतना कहकर उसने अखंड को देखा। अखंड को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पानी लेकर कैसे आए। आचार्य ने फिर विराज को देखा। विराज अपनी ही सोच में गुम था, जैसे इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सोचकर विराज ने हाथ उठाते हुए कहा, आचार्य, मैं लेकर आ जाऊंगा। आचार्य ने हैरानी से विराज को देखा और बोला, और कैसे? विराज बोला, आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं और बाल्टी को हाथ भी न लगाऊं? आचार्य ने हाँ में गर्दन हिलाई। विराज ने कहा, आप अपनी बात से पलट तो नहीं जाएंगे? एक बार फिर अपना सवाल दोहरा दीजिए। आचार्य ने हैरानी से विराज को देखा और बोला,
मैं चाहता हूं कि तुम उस कुएं से मेरे लिए पानी लेकर आओ, लेकिन बाल्टी को हाथ ना लगाओ। विराज ने कहा, सम्राट भैया, आचार्य की बात सुन ली ना? आचार्य ने कहा है कि मैं उस बाल्टी को हाथ ना लगाऊं और आचार्य के लिए पानी लेकर आऊं, तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर विराज सीधा कुएं के पास गया। वह कुएं को देख रहा था। फिर उसने कुएं के पास एक पेड़ को देखा। वह केले का बड़ा सा पेड़ था। विराज उस पेड़ के पास जाकर एक पत्ता तोड़कर उसका एक छोटा सा बर्तन बनाने लगा जिसमें वह पानी भर सके। फिर वह कुएं के पास आया और उसने वहीं एक गुरुकुल के कर्मचारी को बुलाते हुए कहा, काका, एक बार यहां आ जाइए। वह कर्मचारी जाकर विराज के पास खड़ा हो गया। विराज ने कहा, काका, मेरे बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उस कर्मचारी ने ऐसा ही किया। कुएं से बाल्टी निकाली, कुएं के अंदर डाली, पानी निकाला और विराज के बर्तन में उड़ेल दिया। विराज उस पत्ते को लेकर आचार्य के पास आने लगा। आचार्य बहुत हैरान थे और विराज की बुद्धि को परख कर तो और ज्यादा हैरान। विराज सीधा पानी लेकर आचार्य के पास आया और बोला, लीजिए आचार्य, पानी पीजिए। मैंने बाल्टी को हाथ भी नहीं लगाया। आचार्य ने पानी ले लिया और बोले, तुम दोनों भाई सच में बहुत बुद्धिमान हो। दोनों ही मुझे बुद्धिमानी का परिचय दे चुके हो। तभी अखंड बोला, आचार्य, मैं भी बुद्धिमान हूं। आचार्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि अखंड भी बुद्धिमान था। वह बोले, तुम बुद्धिमान तो बहुत हो, लेकिन प्यारे भी बहुत हो। अखंड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं आचार्य उस पानी के पत्ते को लेकर चले गए। रणविजय ने गुस्से में विराज को देखा और विराज मुस्कुराकर रणविजय को देख रहा था। धीरे धीरे सभी की परीक्षा होने लगी, लेकिन रणविजय परीक्षा पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं था, जबकि सम्राट, विराज और अखंड तीनों ही भली भांति अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आखिरकार वक्त बीत गया और राजकुमार बड़े होते गए। आचार्य के चेहरे पर भी सफेद दाढ़ी आ गई थी। आज फिर वह मैदान में खड़े हुए अपने शिष्यों को देख रहे थे। उन्होंने कहा, आज तुम सबकी शिक्षा पूर्ण हुई और ये एक नियम है कि हर राजकुमार अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। तो मुझे बताओ, कौन मुझे क्या गुरु दक्षिणा देगा? सबसे पहले रणविजय ने कहा, गुरुजी, आप मांगे, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। धन, दौलत, घोड़े, हाथी, दास, दासियां, जो आपको चाहिए मैं पिताजी से कहकर आपको दिलवा दूंगा। आचार्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने रणविजय पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन रणविजय की सोच इससे आगे जाती ही नहीं थी। आचार्य ने शिष्यों में सम्राट, विराज और अखंड को नहीं देखा था। वह बोले, सम्राट कहाँ है? रणविजय ने कहा, वह तो पास के गांव के बगीचे में आम तोड़ने चला गया। आचार्य बोले, किसकी अनुमति लेकर? रणविजय ने कहा, वह किसकी अनुमति लेता है, बल्कि उसने तो मेरे भाई को भी बिगाड़ दिया। राजमहल जाकर मैं अखंड की शिकायत करूंगा, क्योंकि अखंड मेरी बात नहीं मानता और सम्राट के पीछे पीछे घूमता है। आचार्य ने कहा, रणविजय, थोड़ा शांति से काम लिया करो। तुम विजयगढ़ के होने वाले राजकुमार हो, तुम पर इतना गुस्सा ठीक नहीं। सम्राट को दंड मैं अपने आप दूंगा। कल तक आप लोग सोचना कि आपको गुरु को क्या दक्षिणा देनी है। इतना कहकर आचार्य वहां से चले गए, लेकिन वह अपने कक्ष में नहीं गए, बल्कि सम्राट, अखंड और विराज को ढूंढने के लिए उस बगीचे में चले गए जहां वह लोग आम तोड़ने गए थे। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत मासूम राजकुमार, जो दिखने में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत था, चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन था बहुत प्यारा, बहुत मासूम। वह आम के पेड़ के नीचे अपनी झोली फैलाए खड़ा हुआ था और आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था सम्राट। सम्राट दिखने में काफी सुंदर था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों में तेज, शरीर से बलशाली था। सम्राट आम तोड़कर नीचे फेंक रहा था और अखंड झोली फैलाकर उन्हें पकड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर विराज चढ़ा हुआ था। विराज भी दिखने में काफी सुंदर था। उसकी झलक कुछ कुछ सम्राट जैसी थी। लंबे बाल, भूरी आंखें, चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट और अपने भाई के लिए कुछ भी करने की क्षमता थी उसके अंदर। उसने भी एक आम तोड़ा और नीचे फेंक दिया। फिर दूसरा तोड़ा, वह भी फेंक दिया। तभी नीचे से आवाज आई, क्या हुआ विराज, आम खत्म हो गए? विराज बोला, हाँ यार, यहाँ तो ज्यादा आम है ही नहीं। इतना कहकर उसने नीचे देखा तो हालत खराब हो गई।
नीचे झोली फैलाए आचार्य जी खड़े थे। आचार्य को देखकर विराज ने मासूम सा मुंह बना लिया और छोटी सी आवाज में बोला, आचार्य जी आप यहाँ? जैसे ही विराज ने यह बात कही वैसे ही अखंड और सम्राट सावधान हो गए। सम्राट अगले ही पल पेड़ से नीचे कूद गया। आचार्य ने पीछे पलटकर देखा तो सम्राट घबराया हुआ सा खड़ा था और अखंड सम्राट के पीछे। आचार्य ने कहा, किसकी अनुमति से इस बगीचे में आए हो? सम्राट ने पीछे पलटकर अखंड को देखा तो अखंड ने कहा, आचार्य मेरी अनुमति से तो आए नहीं, वह तो सम्राट भैया आ रहे थे तो मैं भी आ गया। इतने में विराज भी पेड़ से नीचे कूदा। आचार्य ने पलटकर विराज को देखा तो विराज भी फटाफट से सम्राट के पीछे जाकर छुप गया। सम्राट ने हल्का सा पलटकर देखा और धीरे से कहा, मुझे भी आचार्य से डर लगता है। अखंड बोला, लेकिन भैया आपके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। आचार्य थोड़ा सा सम्राट के नजदीक आए। सम्राट थोड़ा सा पीछे हट गया। आचार्य ने अपनी झोली में जो 2 आम थे वह सम्राट के हाथ में रखते हुए कहा, झूठ तो तुम बोलते नहीं हो और इस परिस्थिति में सच तुम बोलोगे नहीं, तो मुझे बताओ तुम यहाँ किसकी अनुमति से आए? और मैंने सुना है कि आज से पहले भी तुम यहाँ आते रहते हो। क्या तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है? क्या तुम इतने बड़े हो गए कि तुमने हमसे कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा? सम्राट ने धीरे से कहा, आचार्य गुरुकुल में जो पंडित जी की माँ है ना, उन्होंने कहा था कि उन्हें आम का अचार खाना है और आम वहां है नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना माँ जी के लिए आम लेकर चले जाए। वह क्या है ना, फिर तो हम चले जाएंगे, हमारी परीक्षा पूरी हो गई, लेकिन जाते जाते कम से कम माँ जी की एक इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं। आचार्य सम्राट की आंखों में देख रहे थे। वह जानते थे सम्राट ही विजयगढ़ की राजगद्दी संभालने के लिए सही राजकुमार है, लेकिन यह सब आचार्य के हाथ में नहीं था, क्योंकि वह चाहकर भी नहीं बता सकते थे कि सम्राट सूर्यकांत का प्रथम पुत्र है। अगले दिन आचार्य फिर से मैदान में खड़े हुए थे और सारे राजकुमार उनके सामने। आज तो सम्राट, अखंड और विराज भी उपस्थित थे। आचार्य ने फिर से सवाल दोहराया, तुम सबको मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, तो बताओ मुझे क्या दोगे? रणविजय ने फिर से कहा, बताइए आचार्य, आपको क्या चाहिए? घोड़ा, हाथी, रथ या सिक्के? जो आप कहेंगे मैं पिताश्री से कह के आपको दिलवा दूंगा। आचार्य ने रणविजय को देखकर कहा, तुम शांत रहो, तुम्हारा प्रस्ताव मैं कल भी सुन चुका हूं। फिर उसने सम्राट को देखकर कहा, तुम बताओ सम्राट, अगर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी हो तो तुम क्या दोगे? सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दे दूं, फिर भी मैं आपको वचन दे सकता हूं कि आप जो मुझे कहेंगे मैं वह करूंगा। संसार में जिस वस्तु को आप लाने के लिए कहेंगे मैं उस वस्तु को आपके सम्मुख लाकर रख दूंगा। आचार्य ने कहा, सोच लो सम्राट, कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ ऐसा मांग लूं कि तुम दे ना पाओ। सम्राट बोला, आचार्य आप अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर रखिए। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो मैं हर वह संभव प्रयास करूंगा जिससे आपको गुरु दक्षिणा दे सकूं। आचार्य के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। सम्राट हर तरीके से युवराज बनने लायक था, जबकि रणविजय में कोई गुण नहीं थे। आचार्य ने कहा,